जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एस.के. झा सर का जो कि न्यू बुक आया है जिसमें 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि 1992 से 2021 तक पूछा हुआ है। नहीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया हुआ है। दोस्तों ये बुक जो है ये आस पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है, यानी रेलवे समान ज्ञान। दोस्तों इसमें सभी इस टॉपिक है यानी साइंस का और जीके का, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हिस्ट्री का यानी हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग की रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे के जितने भी न्यू बुक है वो सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सब्सक्राइब से ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा कोई भी बुक का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हुए आज के टॉपिक पे दोस्तों अभी तक आप लोग हमारा टेलीग्राम जो कि लिंक ज्वाइन नहीं किए तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। जहाँ पे 3500 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। आज हम हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन पूछा हुआ इस वीडियो में यानी वन लाइनर देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 3 यानी स्रोत है। तो 3 स्रोत कौन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा प्रथम जो है वो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिकी स्रोत और तीसरा जो है वो विदेशियों के वृत्तांत स्रोत। ये 3 जो कि इतिहास के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास जानने में सबसे मुख्य स्रोत, तो सबसे मुख्य स्रोत होता है यानी पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोत सबसे मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणित स्रोत, तो सबसे प्रमाणित स्रोत जो है वो अभिलेख है। क्या है, तो अभिलेख है। नेक्स्ट अभिलेख है, अभिलेख जो होता है ये सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख पर, ये 2 प्रकार का अभिलेख होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख यानी एशिया माइनर के बोग्ज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ, यानी सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो एशिया माइनर के बोग्जो यानी बोग्ज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया माइनर के अभिलेख 1700 ईसा पूर्व में लिखा गया था। कितने ईसा पूर्व, तो एशिया माइनर का जो अभिलेख है ये 1700 ईसा पूर्व में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर के अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं। किस किस देवता का, तो मित्र हो जाएगा, वरुण, इंद्र, नसत, ये सभी देवता का यानी एशिया माइनर अभिलेख में नाम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पारसी पोलिस एवं बेस्तून का अभिलेख यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। कितने ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के सिंध प्रांत को जीतने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी भारत के सिंध प्रांत को जीतने का साक्ष्य पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के अभिलेख मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर लिखी गई। सिंधु घाटी के अभिलेख मिट्टी के बर्तन और मोहरों पर लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई। किस लिपि में, तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा, यानी मौर्य काल का जो अभिलेख था वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। दोस्तों इस अभिलेख का पता 1750 में टी पेंटलर ने लगाया था। किसने, तो 1750 में टी पेंटलर ने लगाया था, जबकि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्रिंसेप फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे। कहाँ के, तो ये फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने अभिलेख पर ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमेइक लिपि एवं यूनानी लिपि का उपयोग किया था। यानी अशोक अपने अभिलेख पर ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमेइक लिपि और यूनानी लिपि का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के सारे कोना यानी गंधार अभिलेख पर 2 भाषा का प्रयोग किया गया, यानी 2 भाषा का प्रयोग अशोक के सार एक कोना अभिलेख पर किया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 2 भाषा का प्रयोग अशोक के सारे कोना अभिलेख पर किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने मानसेहरा एवं साबज गढ़ी अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, यानी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मानसेहरा एवं साबज गढ़ी अभिलेख पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसेहरा एवं साबज गढ़ी पाकिस्तान में स्थित कहाँ, तो मानसेहरा एवं साबज गढ़ी ये जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ये चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जूनागढ़ अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, यानी पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग जूनागढ़ अभिलेख पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी गुफा अभिलेख पर, यानी हाथी गुफा अभिलेख जो है ये जैन धर्म संबंधित है, किस धर्म से, तो जैन धर्म संबंधित है और ये खारवेल राजा से संबंधित है। दोस्तों ये जैन धर्म संबंधित है और ये खारवेल राजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐहोल अभिलेख से चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय एवं हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख से चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय एवं हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा, किसने, तो ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को हरिसेन ने लिखा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को हरिसेन ने लिखा। दोस्तों प्रयाग स्तंभ अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया, किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में किया गया है, यानी भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में किया गया। दोस्तों एरन अभिलेख का जो कि किसने बनवाया, तो ये भानुगुप्त शासक था, कौन था, तो भानुगुप्त संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, एरन अभिलेख गुप्त वंश के भानुगुप्त ने लिखवाया, किसने, तो भानुगुप्त ने लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक के गुहा लेख को सातवाहन नरेश पुलवामी ने लिखवाया, यानी नासिक के गुहा लेख जो है सातवाहन नरेश पुलवामी ने लिखवाया था। नेक्स्ट देखिए, मंदसौर अभिलेख को मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखवाया, मंदसौर अभिलेख को मालवा नरेश यशोवर्मन, यानी यहाँ वर्मन होना चाहिए, यशोवर्मन ने लिखवाया। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दे दिया, यानी बराबर की पहाड़ी में अभिलेख लिखकर आजीवक संप्रदाय को यानी दान में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया, नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया। दोस्तों ये दशरथ जो था ये अशोक का पौत्र था, यानी पोता था। दशरथ कौन था, तो अशोक का पोता था, इसी ने नागार्जुन में पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया। नेक्स्ट देखिए, निजी अभिलेख मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था, निजी अभिलेख जो होता था वो मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग जो अश्वमेध यज्ञ किया था दोस्तों ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुआ, किस अभिलेख से, तो अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध जो कि यज्ञ किया गया था उसी का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया, हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदिशा अभिलेख से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है, विदिशा अभिलेख से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिक्के का जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है, भारत में सिक्के का जन्मदाता तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आहत सिक्का यानी आहत सिक्के का प्रचलन 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ, यानी आहत सिक्का का प्रचलन भारत में 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत में सोने का सिक्का को सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने जारी किया, सोने के सिक्का को सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने जारी किया। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुषाण राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। दोस्तों अगर सोना सबसे पहले पूछे तो हिंद यूनानी हो जाएगा और शुद्ध सोना पूछे तो कुषाण शासक हो जाएगा, यानी शुद्ध सोना पूछे तो कुषाण शासक हो जाएगा और सीधा यानी सोना पूछे तो हिंद शासक हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किया, सबसे अधिक सोना सिक्का किसने जारी किया, तो गुप्त वंश ने। दोस्तों सबसे पहले सोना का तो हिंद यूनानी हो जाएगा, शुद्ध सोना हो जाएगा कुषाण, और सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के
मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल में जारी किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्का मौर्य काल में जारी किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे यानी सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश के शासक ने जारी किया। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के तो दोस्तों शीशे के सिक्के यानी किसने, तो सातवाहन राजवंश ने जारी किया। भारत में पोटीन के सिक्के सातवाहन राजवंश ने जारी किया। पोटीन के सिक्के किसने जारी किया, तो सातवाहन राजवंश ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर गौतम बुद्ध का चित्र अंकित करवाया। तो गौतम बुद्ध का चित्र कुषाण शासक कनिष्क ने अंकित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्रित अंकित किया गया। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र को अंकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्याघ्रशैली के सिक्के सर्वप्रथम, व्याघ्रशैली का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने जारी किया। व्याघ्रशैली का जो कि सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी करवाया। सिक्के के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं सिक्के के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थापत्य के अंतर्गत भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये स्थापत्य के अंतर्गत ये सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मंदिरों का निर्माण इन 3 शैली में हुआ। भारत में मंदिर का निर्माण 3 शैली में हुआ, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, मंदिर का निर्माण 3 शैली में हुआ। देखिए उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ, यानी उत्तर भारत में जो हुआ था यहाँ उत्तर भारत में नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर, तो नागर शैली का जो कि उत्तर भारत में हुआ, ये नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर दशावतार का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर दशावतार का मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर, तो द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर, जिसको हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण, तो बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर, यानी बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता काल से मानी जाती है। यानी मूर्ति पूजा का आरंभ तो सिंधु घाटी सभ्यता काल से मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ पत्थरों से बनाई जाती थी। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ पत्थरों से बनाई जाती थी। बिहार के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, यानी यक्षिणी की मूर्ति बिहार के दीदारगंज से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधार शैली की मूर्तियों पर यूनानी कलाकारों का अधिक प्रभाव पड़ा। गंधार शैली पर यानी यूनानी कलाकारों का अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट देखिए, गंधार शैली की मूर्तियों पर अपोलो यूनानी देवता का प्रभाव पड़ा। अपोलो यूनानी देवता का प्रभाव पड़ा गंधार कला पर, जबकि मथुरा कला की मूर्तियों पर भारतीय कलाकारों का प्रभाव पड़ा। यानी मथुरा कला पर भारतीय कलाकार का प्रभाव पड़ा। मथुरा काल में गौतम बुद्ध का शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया। किस काल में, तो मथुरा कला में। किस कला में, तो मथुरा कला में गौतम बुद्ध को शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफा का चित्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की गुफा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म के चित्र मिलते हैं। यानी एलोरा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुआ। किससे, तो उत्खनन से प्राप्त हुआ। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। देखिए, भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट देखिए, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट देखिए, मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार नवपाषाण काल में किया गया था, जबकि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन पहली बार नवपाषाण काल में किया गया। नेक्स्ट देखिए, पुरापाषाण काल के लोग पर्वतों की गुफा में रहते थे।
कहाँ? तो पुरापाषाण काल के लोग पर्वत की गुफा में रहते थे। पुरापाषाण काल के लोग शिकार यानी जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे। पुरापाषाण काल के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ। पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ। सोहन नदी घाटी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म लगभग 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। कहाँ? तो सबसे पहले जन्म अफ्रीका महाद्वीप में 26 लाख ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, अगर चाहते हैं डेली ये वीडियो आए, तो जल्दी से आप लोग लाइक करके कमेंट कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य का जन्म 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों भारत में महाराष्ट्र में 14 लाख ईसा पूर्व में जन्म हुआ, जबकि विश्व में अफ्रीका में 26 लाख ईसा पूर्व में जन्म हुआ। देखिए, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जिस मानव का जन्म सबसे पहले हुआ उसे हम होमोनिड्स के नाम से जानते हैं। मध्यपाषाण काल के लोग पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। मध्यपाषाण काल के लोग पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। मध्यपाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन शिकार, कंदमूल या फल था। देखिए, मध्यपाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य राजस्थान के बोगोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी मध्यपाषाण काल में जानवर पालने का राजस्थान नामक बोगोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम कुत्ता का पालतू बनाया गया। किसको? तो कुत्ता का पालतू बनाया गया। भारत इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय 7000 ईसा पूर्व से है। यानी भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से है। भारत में कृषि का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल से हुआ। भारत में कृषि का आरंभ नवपाषाण काल से हुआ। भारत में पहली बार कृषि जो मेहरगढ़ से शुरू हुआ, कृषि जो प्राप्त हुआ ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान से पर स्थित है। वर्तमान में दोस्तों मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नवपाषाण काल से मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा। यानी मानव पहली बार घर बनाकर नवपाषाण काल में रहने लगा। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में बुर्ज-ए-हम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है से प्राप्त हुआ। अंडरग्राउंड की तरह मकान जो कि नवपाषाण काल में बुर्ज-ए-हम से प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में चावल उपजाने का साक्ष्य कोल्डिहाबा जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। चावल तो कोल्डिहाबा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, बिहार राज्य के चिरांद एवं सोनपुर से हड्डी के बने औजार और उपकरण मिले हैं। बिहार राज्य के चिरांद एवं सोनपुर से हड्डी के बने औजार और उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के सालन जिले में स्थित है। वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के सालन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा पहली बार वस्त्र का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ। पहली बार पत्थर के औजारों को पॉलिश नवपाषाण काल में की गई। पहली बार पत्थरों के औजार का पॉलिश नवपाषाण काल में की गई दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं। ये भोपाल के पास भीमबेटका में दोस्तों, भीमबेटका गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम सुमेरिया सभ्यता एवं संस्कृति के लोग के द्वारा किया गया है। तांबे की खोज सुमेरिया सभ्यता और संस्कृति के लोग द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेरिया सभ्यता के लोग द्वारा तांबे की खोज 5000 ईसा पूर्व में की गई। कितने ईसा पूर्व? तो 5000 ईसा पूर्व तांबे की खोज की गई। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया। भारत में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े बड़े गाँव की स्थापना पहली बार ताम्रपाषाण काल में हुआ। दोस्तों बड़े बड़े गाँव यानी गाँव का स्थापना ताम्रपाषाण काल में हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कमरे के
यानी फर्श के नीचे दफनाया जाता था। दोस्तों मरने के बाद फर्श के नीचे ताम्रपाषाण काल में दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को काले एवं लाल रंग से कलर करते थे, यानी मृद भांड को काले और लाल रंग से जो कि कलर करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के लोग पके हुए ईंट के मकान में रहते थे। किस मकान में? तो पके हुए ईंट के मकान में रहते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, यानी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। 1921 में दयाराम साहनी ने किया, जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व माना गया। यानी हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, टीन और कांस्य से बनाए जाते थे। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, यानी चांदी की साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता में खत्ती और भंडारगिरी सबसे अधिक हड़प्पा में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से चलता है। यानी हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से चलता है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर लाल एवं काला रंग का प्रयोग होता है। सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो प्रवास्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कपास के उत्पादन में हड़प्पा सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा पाशुपति के रूप में की जाती थी, यानी शिव की पूजा पाशुपति के रूप में की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल मालवन जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में द्रविड़ लिपि सर्वाधिक साम्य रखती थी, यानी द्रविड़ लिपि जो है सर्वाधिक साम्य रखती थी। हड़प्पा सभ्यता की यानी हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हकरा एवं सरस्वती नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ। किस नदी पर? हकरा एवं सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ। यानी हड़प्पा की मोहरें बनी होती थी, तो हड़प्पा की मोहरें सेलखड़ी की बनी होती है। किसकी? तो सेलखड़ी की बनी होती है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का लोथल नामक स्थान गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का लोथल नामक स्थान गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः शहरी थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि मुख्य आहार जो था वो गेहूँ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आहार गेहूँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म तो मात्र देवी की पूजा करना, यानी धर्म जो था वो मात्र देवी की पूजा करना, और इसका घर जो बना होता था वो ईंट से बनाए जाते थे। यानी सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से है। किससे? तो सुमेरिया से है। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः गाय से परिचित नहीं थे, यानी सिंधु घाटी के लोग गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटटा में मिले हैं, यानी घोड़ा का अवशेष जो है सुरकोटटा से मिला है। सिंधु सभ्यता के निवास द्वारा गेहूँ, जौ, मटर का उत्पादन किया जाता था। सिंधु सभ्यता के द्वारा गेहूँ, जौ और मटर का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात बिरसव मुद्रा प्राप्त हुए थे। यानी सिंधु घाटी संस्कृति से बिरसव मुद्रा प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी के लोग लोहे से भिन्न थे, यानी लोहा की जानकारी नहीं थी। सिंधुवासी शीशा का आयत ईरान से करते थे। शीशा का आयत ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेलखड़ी का आयत राजस्थान से करते थे, यानी सेलखड़ी का आयत राजस्थान से करते थे। सिंधुवासी फिरोजा मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। सिंधुवासी फिरोजा मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। फिरोजा जो है ये मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। सिंधुवासी विष्णु के उपासक नहीं थे। सिंधुवासी
यानी विष्णु का उपासक नहीं थे, ये पाशुपति के यानी शिव के उपासक थे और पाशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से बुना हुआ कपड़ा यानी कपड़ा प्राप्त हुआ। बुना हुआ कपड़ा तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यानी बुना हुआ कपड़ा तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कांस्य धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान श्रमिक के लिए निर्मित आवास द्वारा लगाया जाता था। यानी सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा लगाया जाता था। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं का अवशेष मिला है, यानी कुआं का अवशेष सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चनहद्रो से एक ईंट पर बिजली के पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। दोस्तों, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान कहाँ से मिला है, तो ये चनहद्रो से मिला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह तो लोथल और सुरकोटता है, तो बंदरगाह लोथल और सुरकोटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। नहीं, स्वास्तिक चिन्ह सूर्य देवता की उपासना जो कि करते थे सिंधुवासी। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था, यानी सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। सिंधव सभ्यता के विस्तार पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुतकंगेदोर, उत्तर में भांडा और दक्षिण में दैमाबाद तक है। देखिए, सिंधव सभ्यता में मोहरों पर कुबर वाला वृषभ यानी सांड का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। मोहर पर कुबर वाला सांड का सर्वाधिक जो कि उत्कीर्ण हुआ है। सिंधव सभ्यता महान स्नान घर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। दोस्तों, महान स्नान घर कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखिए, सिंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य यानी प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित था। किस पर, तो ये कृषि पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1961 से 69 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में कालीबंगा का उत्खनन हुआ। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर के समय 1961 से 69 के समय में हुआ। पंजाब में हरप्पा यानी रहमान ढेरी, सराय खोला और जालीलपुर सिंधव स्थल थे। सिंधव निवासी के धार्मिक जीवन में विशिष्ट मूर्ति की पूजा विद्यमान नहीं थी। सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो किसका, तो धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सिंधव निवासियों के लिए धातु एवं बहुमूल वस्तुओं का आयत सबसे महत्वपूर्ण था। धातु और बहुमूल वस्तुओं का आयत सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधव सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, यानी लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधव सभ्यता को भूमध्यसागरीय लोगों ने बसाया था। किसने, तो भूमध्यसागरीय लोगों ने बसाया था। सिंधव सभ्यता के लोग सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत निर्माण करते थे। सिंधव सभ्यता लोग सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत निर्माण करते थे। सिंधव सभ्यता से संबंध लोथल एवं रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के जो कि प्रमाण मिले हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लोथल और रंगपुर से चावल का दाने का जो कि प्रमाण मिला है। दाल उत्पादन के संबंध में सिंधव स्थलों में कोई प्रमाण जो कि नहीं मिला। दाल उत्पादन में कोई प्रमाण नहीं मिला। सिंधवकालीन नगरों में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो नगरों का प्रयोग जो कि राजधानी के रूप में किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी के रूप में उपयोग करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि तथा धर्म की जानकारी सिंधवकालीन मोहरों से मिलती है। लिपि और धर्म की जानकारी सिंधवकालीन जो कि सभ्यता से मिलती है, ये मोहरों से मिलती है। सिंधवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती लिपि एवं धर्म की। लोथल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली। दोस्तों, हाथी की दांत से बनी वस्तुएं लोथल से मिला। कहाँ, लोथल से मिला। अब तक सिंधव संस्कृति के 2501 पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है। कितना, तो 2501 पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है। प्राक सिंधव संस्कृति ग्रामीण थी, यानी प्राक जो है ये ग्रामीण संस्कृति थी। नवपाषाण युग की प्रारंभिक कृषि संस्कृति विशेषता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। दोस्तों, इसका खोज 1921 में हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले, तो चांदी के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित कहाँ,
तो ये राजस्थान में स्थित है। पुरापाषाण काल में सावधान की मानव के साथ कुत्तों का गाना प्रवृत्तियाँ प्रचलित थी। यानी पुरापाषाण काल में यानी सब के साथ मानव के साथ कुत्तों का गाना जो कि प्रचलित थी। तो किस काल में? तो ये पुरापाषाण काल में प्रचलित थी। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में मातृ देवी की पूजा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा का संबंध मातृ देवी की पूजा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता है उसकी चौड़ाई 10 मीटर होता था। नई सड़क की चौड़ाई 10 मीटर होता था। भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल सभ्यता की खोज 1863 में की गई। भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल सभ्यता की जो कि खोज 1863 की गई। भारत में जानवर पालने की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुआ। भारत में जानवर पालने की जो कि शुरुआत ये मध्यपाषाण काल में हुआ। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। नवपाषाण युग का प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और जानवर का पालन नवपाषाण काल में हुआ था, यानी मध्यपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। जानवर का पालने का शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल उपकरण दक्षिण भारत की कौटल्यार नदी घाटी से खोजा गया। यानी कहाँ से? तो कौटल्यार नदी घाटी से खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोज का श्रेय यानी सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण का खोजने का श्रेय डी टेरा को दिया जाता है। किसको? तो डी टेरा को दिया जाता है। बुर्जहोम से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष मिला है। मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का जो कि अवशेष ये बुर्जहोम से मिला है। कोल्डिहवा नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप बनवाली से प्राप्त हुआ। पक्की ईंट के बने हल जो ये बनवाली से प्राप्त हुआ दोस्तों। हड़प्पा से उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुआ। हड़प्पा से उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुआ। हड़प्पा स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ। यानी हड़प्पा स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ। हड़प्पा काल में तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। यानी तांबे का रथ ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ दोस्तों। तांबे का रथ तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जौ तिल सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ। जौ तिल सरसों की सर्वाधिक साक्ष्य तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ। कालीबंगा से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ। कालीबंगा से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यानी नृत्य करती हुई नारी का जो कि मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। घोड़ा के अवशेष होने का साक्ष्य सुरकोट्टा से प्राप्त हुआ। यानी घोड़ा का अवशेष होने का साक्ष्य सुरकोट्टा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा एवं गाय से परिचित नहीं थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा और गाय से परिचित नहीं थे। कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कालीबंगा से हल चलाने की साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनान घर था। यानी जिसमें अनाज रखा जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनान घर था। पुरापाषाण काल के लोगों को निग्रिटो प्रजाति का माना जाता है। पुरापाषाण काल के लोगों को निग्रिटो प्रजाति का माना जाता है। देखिए आधुनिक मानव एवं होमोसोपियंस का उदय 40,000 ईसा पूर्व में हुआ। आधुनिक मानव या होमोसोपियंस का उदय 40,000 ईसा पूर्व जो कि हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार पत्थर के बने होते थे दोस्तों। यानी पुरापाषाण काल के औजार पत्थर के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। कौन था? तो प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। पुरापाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। पुरापाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नियंडरथल मानव का उद्भव मध्यपाषाण काल में हुआ। नियंडरथल मानव का उद्भव मध्यपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा आखेट था। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा तो आखेट था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल से हुआ। पशुपालन का प्रारंभ तो मध्यपाषाण काल से हुआ। देखिए मध्यपाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण लघु औजार था। क्या था? तो लघु औजार था। कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ। कृषि कार्य का शुरुआत दोस्तों ये नवपाषाण काल में हुआ। चाक या पहिए का आविष्कार ये सभी नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार, चाक या पहिए का आविष्कार ये सभी जो कि नवपाषाण काल में हुआ, जबकि लघु औजार का आविष्कार मध्यपाषाण काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण काल के नागार्जुन कोंड
से युगल यानी युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ। तो युगल से निशव का अवशेष नागार्जुन कोंड से प्राप्त हुआ। मातृ देवी की प्रतिमा यानी इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। भवन निर्माण की कला शुरुआत यानी भवन निर्माण की कला नवपाषाण काल से हुआ। तो आंसर नवपाषाण काल हो जाएगा। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी के एकमात्र साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ। यानी तीनों पाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। तो भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो है ये वेद है। कौन सा है? तो आंसर वेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेद का संकलनकर्ता महर्षि देवयान वेद व्यास है। कौन है? तो वेद का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास है। नेक्स्ट वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 बताई गई, तो आंसर 4 हो जाएगा। वेदों का क्रम, तो सबसे पहले यानी प्रथम ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद है। तो प्रथम ऋग्वेद और लास्ट में अथर्ववेद है। वेद में संयुक्त रूप से त्रयी और वैतरयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद बात करें तो सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद हो जाएगा। यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, तो ऋग्वेद में मंडल 10 होता है, जबकि सूक्तों की संख्या 1028 होता है। दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किसको? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 राज्य युद्ध का विवरण ऋग्वेद से मिलता है। 10 राज्य युद्ध का विवरण ऋग्वेद से मिलता है। 10 राग युद्ध पुरुषनी यानी रोवी नदी पर लड़ा गया। किस नदी पर? तो पुरुषनी यानी रोवी नदी पर लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के 9वां मंडल में वर्णित है। किस वेद? यानी ऋग्वेद के 9वां मंडल में वर्णित है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो चारों वेद को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुरुष सूक्तों के 4 वर्णों का पहली बार जो कि वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक तो सामवेद को माना जाता है। किसको? तो सामवेद का माना जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यानी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, यानी मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण ये सभी अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? तो ये सभी जो है जादू टोना यानी तंत्र मंत्र ये सभी अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। स्मृति ग्रंथ को धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। स्मृति ग्रंथ को धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। यानी मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। यानी वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य वेद ब्राह्मण आरण्य उपनिषद में सम्मिलित है। यानी वैदिक साहित्य जो है ये वेद उपवेद ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद में सम्मिलित है। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। यानी उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। सत्यम जयते यानी सब जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुआ। मनुस्मृति की रचना तो शुंग काल में हुआ। विष्णु पुराण में भारतवर्ष का भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त हुआ। विष्णु पुराण में भारतवर्ष का भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त हुआ।
वैदिक सभ्यता लौह युगनी को मानी जाती है। वैदिक सभ्यता लौह युगनी को मानी जाती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। दोस्तों गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। किसको? तो सावित्री देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए, चतुष्वर्ण विभाजन का प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, यानी चतुष्वर्ण विभाजन का प्रमाण ऋग्वेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक काल में 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेदिक काल में 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी तो सिंधु नदी है। जबकि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी दोस्तों, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती है और सर्वाधिक बार वर्णित नदी तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित नेता इंद्र और अग्नि है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता इंद्र और अग्नि है। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय तो पशुपालन था। क्या था दोस्तों? तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। क्या था? तो गोधन था। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ करता था, यानी पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए करते थे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल भी कहते हैं। दूसरे 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ। गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ। ऋग्वेद काल में 2 अमूर्त देवता यानी श्रद्धा और मनु थे। 2 अमूर्त देवता श्रद्धा और मनु थे। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ियों के लिए करते थे, यानी अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ियों के लिए करते थे। ऋग्वेद के सभा एवं समिति परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी। सभा एवं समिति परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल प्रथम और दशम था। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल प्रथम और दशम था। ऋग्वेद में अष्टोमा सदगमय का उल्लेख है। ऋग्वेद में अष्टोमा सदगमय का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा अर्थव्यय से हुआ। आश्रम व्यवस्था की प्रथा चर्चा अर्थव्यय से हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होता है। वैदिक काल में ब्रह्मस्थ गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होता है। पूर्व पुरुषों की पूजा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ, यानी पूर्व पुरुषों की पूजा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन, यानी आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य शब्द जाति समूह के इंगित करता है। आर्य शब्द जो है जाति समूह को इंगित करता है। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत के पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम आए थे। किस प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में सर्वप्रथम आए थे। आर्यों ने सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र को अपना अधिकार में लिया। सप्त सिंधु को अपना अधिकार में लिया। प्राचीन काल में आर्यों का जीविका अर्जन का मुख्य साधन पशुपालन और कृषि था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में राजाओं को राजन नाम से पुकारा जाता था। तो आर्यकाल में राजा को राजन के नाम से पुकारा जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख नदी तो सिंधु नदी था। कौन सा? तो सिंधु प्रमुख नदी था। आर्यों का मूल निवास के विषय में विद्वानों ने आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत प्रतिपादन किया। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे और कालांतर में हुए आर्यवर्त में आकर बस गए। ये मत स्वामी दयानंद सरस्वती का था। किसका? तो ये मत स्वामी दयानंद सरस्वती का था। मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा संस्कृति से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो क्षुद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में क्षुद्र शब्द का प्रयोग एक बार हुआ, यानी गंगा नदी और क्षुद्र शब्द का प्रयोग एक बार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में योद्धा को सेनानी कहा जाता है। वैदिक काल में योद्धा को सेनानी कहा जाता था। प्राचीन काल को कानूनदाता माना जाता है। प्राचीन भारत को कानूनदाता माना जाता है। मनु को यानी कानूनदाता मनु को माना जाता है। दोस्तों यह मनु जो कि छूट गया है, तो प्राचीन भारत को कानूनदाता तो मनु को माना जाता था। वैदिक काल में यव जो था वो जौ को कहा जाता था, यानी यव जौ को कहा जाता था। जबकि विधि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त था, यानी विधि शब्द चावल को कहते थे और यव जो था यव
ये जौ के लिए प्रयोग किया जाता था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता था। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता था। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादन तो जैमिनी ने किया। मीमांस और पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादन जैमिनी ने किया। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, यानी आयुर्वेद का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के प्रतिपादन तो गौतम ने किया। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा की संख्या को माना जाता है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा संख्या को माना जाता है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलगु और कनाट था। वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक उलगु और कनाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म का सिद्धांत यानी मीमांसा संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बुद्ध है। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक बुद्ध है, यानी उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक बुद्ध है। योग दर्शन का प्रतिपादक तो पतंजलि है। योग दर्शन का तो पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुआ। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल का जो कि कार्यकाल है वो 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक कालीन समाज में ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त हुआ, यानी ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन कर्मकांड था। क्या था? तो कर्मकांड था। उपनिषद में सबसे विशाल उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद था। सबसे विशाल उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। यानी प्रसिद्ध दशराज युद्ध पुरुषनी यानी रोवी नदी पर लड़ा गया। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहा जाता था। यानी कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया जाता था। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम यानी देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया जाता था। तो इसका जो कि आंसर कृष्ण हो जाएगा। यानी धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर 1/6 था। कितना? तो 1/6 था। प्राचीन समय में निष्क से स्वर्ण आभूषण जाना जाता था। प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण जाना जाता था। निष्क स्वर्ण आभूषण को कहते थे। जबकि उपनिषद दर्शन का प्रतिपादन किया था। यानी उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है। किस पर? तो ये दर्शन पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपनिषद काल के राजा अशुपति केकयी के शासक थे। यानी उपनिषद काल के राजा अशुपति केकयी के शासक थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त हुआ। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त हुआ। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन तो शतपथ ब्राह्मण था। नेक्स्ट देखिए, अर्थव का अर्थ तो पवित्र जादू हो जाएगा। ये अर्थव का अर्थ जो होता है पवित्र जादू होता है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा किसको? तो रामायण को दी जाती है। अर्थवेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा जाता है। मैत्रेयी संहिता रचना में नारी को सुर और पंसा के साथ 3 बार बुराइयों में शामिल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कारों की कुल संख्या तो 16 होता है। तो संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों 16 होता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। यानी प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ये ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया। किसने? तो विश्वामित्र ने किया। संगम युगीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत संगम युगीन साहित्य होता है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का इतिहास जाना जाता है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का इतिहास जाना जाता है। संगम साहित्य में शिल्पदिकारम को महाकाव्य स्वीकार किया गया है। यानी संगम साहित्य में शिल्पदिकारम को महाकाव्य स्वीकार किया गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तोल्काप्पियम है, यानी व्याकरण की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण रचना तोल्काप्पियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य को संकलन 3 संगम में किया गया है। 3 संगम का आयोजन पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया है। तो संगम साहित्य की संकलन 3 संगमों में किया गया, जिसका जो कि संरक्षण पांड्य वंश के शासकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, संगम साहित्य में प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीरगाथा है, जिसे अहम एवं पूरम कहा जाता है। श्रृंगार को अहम और वीरगाथा को पूरम कहते थे, वीरगाथा को पूरम कहते हैं और श्रृंगार को अहम कहते हैं। संगम का तात्पर्य तमिल भाषा के विद्वान की सभा है। संगम का तात्पर्य तमिल भाषा के विद्वान की सभा है। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मेव देवता से की है। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मेव देवता से की है। तमिल काव्य की उद्देश्य को मणिमेखलाई कहा जाता है। तमिल काव्य की उद्देश्य को मणिमेखली कहते हैं। तमिल काव्य का इलियड को शिल्प दिकारम कहते हैं। तमिल काव्य का इलियड तो शिल्प दिकारम को कहते हैं, जबकि उड़ीसी मणिमेखलाई को कहते हैं। उड़ीसी मणिमेखलाई और जो कि तमिल का इलियड शिल्प दिकारम को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल के सबसे प्राचीन देवता तो मुरुगन। तमिल के सबसे प्राचीन देवता तो मुरुगन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ मुरुगन लिखा गया है तो मुरुगन होना चाहिए। तमिल का सबसे प्राचीन देवता मुरुगन हो जाएगा। संगम युग सेनानायक को एनाडी कहा जाता था, यानी संगम युग सेनानायक को एनाडी कहा जाता है। संगम युग में मंत्रियों को अमेच्योर कहा जाता है। संगम युग में मंत्रियों को अमेच्योर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग में न्याय का कार्य पुरोहित नहीं करता था, यानी न्याय का कार्य पुरोहित नहीं करता था, राजा करता था। संगम युग में इरावो राजा को दिया जाने वाला उपहार था। इरावो जो था ये राजा को दिया जाने वाला उपहार था। संगम युग में पुराने गांव को मुडोर कहा जाता है। संगम युग में पुराने गांव को मुडोर कहा जाता था, तो आंसर मुडोर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम युग राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय मनरम कहलाता था। संगम राजा की सभा को सबसे बड़ी न्यायालय जो संगम समय में था तो मननरम था, तो आंसर मननरम हो जाएगा। संगम युग में ओराल या वे गुप्तचर को कहा जाता था। ओराल और वे गुप्तचर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग यानी समाज में वर्ण व्यवस्था का अभाव था। संगम युग समाज में वर्ण व्यवस्था का वर्णन था। संगम युग में अपदस्था और लघु उपदेश गीत कुरल यानी तिरुवल्लुर की रचना की गई। उपदेश गीत कुरल तिरुवल्लुर की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक कविता का संकलन कुरल तमिल भाषा में है, यानी कुरल किस भाषा में है, तो ये कुरल जो है तमिल भाषा में है। संगम युग विद्यार्थियों को पिल्ले कहा जाता है। संगम युग विद्यार्थियों को पिल्ले कहा जाता है। मामलुनार ने उल्लेख किया है कि नंदी ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है। किसने? तो नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है। किसने कहा? तो मामलुनार ने उल्लेख किया था। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व चोल पांड्य और चेर का साम्राज्य का विकास हुआ था। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व चोल पांड्य और चेर का जो निर्माण हुआ था। चोल वंश का प्रथम केंद्र तंजौर था। चोल का केंद्र तंजौर था। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै था, जबकि पांड्यों की राजधानी सर्वप्रथम यानी उल्लेख टॉलमी ने किया। तो पांड्य का उल्लेख टॉलमी ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों की प्रारंभिक रचना कोरके थी। प्रारंभिक जो रचना थी राजधानी थी दोस्तों पांडवों की प्रारंभिक राजधानी कोरके थी, तो आंसर कोरके हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम शताब्दी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरके थी। कहाँ? तो कोरके प्रथम राजधानी थी। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक तो करिकाल था। चोल का सर्वश्रेष्ठ शासक तो करिकाल था।
एलोरा शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? तो 50 वर्ष तक शासन किया। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग में चेर वंश के सेनगुट्टवन ने पत्नी पंथ की स्थापना की। इस पत्नी पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। संगम युग के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कावेरी पत्तनम देश की स्थापना करिकाल द्वारा की गई। तो आधुनिक कावेरी पत्तनम यानी फुहार की स्थापना करिकाल द्वारा की गई। तो किसके द्वारा? तो करिकाल द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना अधिकार घोषित कर देते थे। राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी जो कि घोषित कर देते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 16 महाजनपद की सूची अगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची अगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंग महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत और पुराण में यानी मालिनी मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंग महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। तो चेदी की राजधानी तो शक्तिमती हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी महाजनपद जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ। तो वज्जी महाजनपद कहाँ है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी यानी महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज पंचाल राज्य में स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज पंचाल राज्य में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज पंचाल राज्य में स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के भाग को मिलाकर काम्बोज महाजनपद का निर्माण किया था। तो काम्बोज महाजनपद का निर्माण किसने किया दोस्तों? कश्मीर और अफगानिस्तान के मिलकर काम्बोज महाजनपद का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद यानी कौशल जनपद नेपाल की तलहटी तक दक्षिण में स्यान्द्रिका नदी के मध्य स्थित है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल जनपद नेपाल की तलहटी एवं दक्षिण में स्यान्द्रिका नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपद युग में श्रमिकों के संचायकों को श्रेष्ठिन कहा जाता है। तो महाजनपद युग में सैनियों के संचायक को श्रेष्ठिन कहा जाता है। प्रथम मगध की राजधानी समाज का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध समाज की स्थापना 6वीं ईसा पूर्व में हुआ था। कितनी? तो 6वीं ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट उज्जैनों का प्राचीन नाम। तो उज्जैन का प्राचीन नाम तो अवंतिका था। क्या था? तो अवंतिका था। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुनी कहा जाता है। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयन यानी उदयभद्र ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान जो कि नगर की स्थापना किया। तो किसने? तो उदयन और सोन ने कुलिक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयन नामक की स्थापना की गई। तो उदयन यानी उदयभद्र ने गंगा और सोन नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश का सब महापद नंद या नंदी वर्मन था। मगध की प्रथम राजधानी तो गिरिब्रिज हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा। उदयन यानी उदयभद्र द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। तो प्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध का घनानंद राजा सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का घनानंद राजा सिकंदर महान के समकालीन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। महापद्नंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। तो महापद्नंद का भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो महाजनपद को उग्रसेन यानी भयानक सेना के स्वामी कहा जाता है। महाजनपद को उग्रसेन कहा जाता है। मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव लिच्छवी गणराज्य से युद्ध हुआ था। मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव लिच्छवी गणराज्य से युद्ध हुआ था। बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा के लिए चिकित्सक भेजा था।
शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध पर हिस्सा बनाया। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध पर हिस्सा बनाया। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक तो नंदी वर्मन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक तो नंदी वर्मन था। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थान की थी। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। कब? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा था। कब? तो 493 ईसा पूर्व में बैठा था। अजातशत्रु का अजातशत्रु का सुग्य मंत्री वास्कार था। उसका मंत्री जो था वास्कार था। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को मगध में मिलाया। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को मगध में मिलाया। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी था। किस धर्म का? तो अजातशत्रु ये जैन धर्म के अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नागदर्शक हो जाएगा। नहीं, हर्यक वंश का अंतिम शासक तो नागदर्शक हो जाएगा। नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य एवं जनक ने किया। तो नंद वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के पिता का नाम तो फिलिप हो जाएगा। दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम फिलिप हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि ये सीरीज जारी रहे। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जितने भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। दोस्तों इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जल्दी से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए।